हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर डीडी गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का डॉक्टर डीडी गोयल यूट्यूब चैनल पर। 2-3 दिन के बाद में क्लास आ रही है और उसका रीजन ये था कि आपके जो है वो मॉक टेस्ट सीरीज के जो पेपर्स थे वो रेडी कर रहे थे। इस बार ट्राई कर रहे थे कि कोई भी एक भी गलती नहीं जाए। ठीक है, जैसे कि बुक में जो है वो कुछ गलती जो है वो कुछ एक दो मिस्टेक्स जो है वो हर सब्जेक्ट में एक दो आंसर्स जो है वो गलत चले गए थे। तो बच्चों को जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को तकलीफ होती है। तो उस चीज को जो है इस बार हमने कोशिश की है कि जो है वो कहीं ना कहीं उस चीज को जो है वो पूरा का पूरा जो है वो एकदम करेक्ट किया जाए। ठीक है, तो कोशिश की है कि अच्छे पेपर आपके लिए बन पाए। नए क्वेश्चंस जो है वो भी आपको ऐड करके हमने दिए हैं। ठीक है, लगभग लगभग यूं मान लो कि 33% क्वेश्चंस जो है हमने नए बना के दिए हैं, जो आपने कहीं भी जो है वो मे भी अगर देखे होंगे तो पता नहीं, बाकी 33% क्वेश्चंस जो है हमने कोशिश की है कि उनको जो है वो अलग बनाया जाए। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चंस जो है वो आपको मिलेंगे, नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बाकी तो यूट्यूब पर मैं जो है वो आपके लिए अवेलेबल हुई हूँ। और सेकंड पेपर का सॉल्यूशन जो है उसमें 20 क्वेश्चंस स्टार्टिंग के हो गए थे। अभी जो है हम बाकी वाले क्वेश्चंस जो है उसको भी जो है वो देखेंगे और उन्हीं के आंसर्स भी जो है वो करेंगे। ठीक है, दो पार्ट्स में जो है वो बाकी वाले क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बाकी जो भी अदर 3-4 जो है वो बचे हुए हैं, उन सबके क्वेश्चंस के आंसर, उनके सॉल्यूशन जो है वो आपको अलग से जो है वो प्राइवेट लिंक से मिलेंगे, जो आपके ग्रुप बना हुआ है टेस्ट सीरीज वाले, उनमें डाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये सेकंड ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज का सेकंड पार्ट जो है उसी का ही सॉल्यूशन जो है वो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। बाकी एक आधा बीच में कोई दे दे वो अलग बात है, बाकी सारों के सॉल्यूशन जो है वो आपको जहां मिलेंगे वो मिलेंगे अलग से आपके प्राइवेट यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो अपन ने स्टार्टिंग के 20 किए थे, उसके बाद में 21वां क्वेश्चन जो है उसको अपन देख लेते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 ये था कि आनुवंशिकी के पिता जॉन मेंडल, इनमें से असत्य कथन छांटना है। आनुवंशिकी के पिता जॉन मेंडल होते हैं या नहीं होते? देखिए, तो भाई बड़ा सिंपल सा है, असत्य कथन छांटने हैं। आनुवंशिकी के पिता जॉन मेंडल होते हैं, बिल्कुल सही है। जॉन मेंडल बिल्कुल सही है। जीन जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप जॉनसन ने दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। उत्परिवर्तन जो है वो ह्यूगो डी व्रिज ने दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। और सहलग्नता जो है वो बैटसन ने दिया था। नहीं, सहलग्नता बैटसन ने नहीं दिया था। आप सभी को पता है कि सहलग्नता जो है वो दिया था मॉर्गन ने, टी एच मॉर्गन ने। तो यहाँ पे बैटसन जो है उसे बोला जाता है आधुनिक आनुवंशिकी का पिता, और उसने आनुवंशिकी शब्द दिया था, आधुनिक आनुवंशिकी का पिता। ठीक है, और उसने जो है बैटसन ने आनुवंशिकी शब्द दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आंसर जो है वो हो जाएगा सिंपल सा डी, जो कि असत्य है। बाकी सारे जो है वो सत्य हो जाएंगे। क्लियर? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं कि निम्न में से असत्य कथन जो है वो आपको छांटने हैं। ठीक है, पहला है कि लिंग सहलग्न लक्षण जो है वो एक्स तथा वाई गुणसूत्र द्वारा स्थानांतरित होते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि जो लिंग सहलग्न रोग होते हैं जैसे कि हीमोफीलिया, टीडीएफ और वर्णांतता, ये सारे जो होते हैं इनकी जीन एक्स अथवा वाई गुणसूत्र पर होती है। तो बिल्कुल सही है। लिंग प्रभावित लक्षण जो होते हैं, प्रभावित लक्षण तुम्हें पता है कौन से होते हैं? लिंग प्रभावित लक्षण वो होते हैं जो कि नर तथा मादा में अलग अलग प्रकार से व्यवहार दर्शाते हैं। तो इसने ये बोला है लिंग प्रभावित तथा लिंग जो सीमित लक्षण होते हैं इनकी जीन कायिक गुणसूत्र पर होती है। तो ये भी सत्य है भाई, इनकी तो होती है एक्स वाई पर और इनकी होती है कायिक गुणसूत्र पर। बिल्कुल सही है। तीसरा, लिंग सीमित लक्षण का नियंत्रण हार्मोन द्वारा नहीं होता है। और चौथा है, लिंग प्रभावित लक्षण वाली जीन नर तथा मादा में पक्षपात करती है। तो इन दोनों में से देखो, ये दो तो सत्य हो गए, इन दोनों में से एक असत्य है। अब अपन देखते हैं लिंग सीमित लक्षण। लिंग सीमित लक्षण वो होते हैं जो कि क्या होते हैं, केवल एक ही प्रकार के जेंडर में, एक ही प्रकार के जेंडर में पाए जाते हैं, दूसरे जेंडर में नहीं पाए जाते। एक ही प्रकार के जेंडर में पाए जाते हैं, इसका अर्थ क्या हो गया, यानी कि या तो नर में होंगे या मादा में होंगे। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो है वो हार्मोन के कारण होते हैं, ये हार्मोन के कारण होता है। यदि नर प्रकार का हार्मोन है तब तो ये क्या हो जाएंगे, नर वाले लक्षण दिखाएगा, और मादा प्रकार के हार्मोन होंगे तो फिर वो मादा प्रकार के जो है वो लक्षण दर्शाएगा। तो इस कारण से यहाँ पे ये बोल रहा है कि लिंग सीमित
लक्षण का नियंत्रण हार्मोन द्वारा नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका जो है वो लिंग सीमित लक्षणों का नियंत्रण जो होता है वो हार्मोन द्वारा ही होता है। और चौथा ऑप्शन है लिंग प्रभावित लक्षण वाली जीन जो होती है वो नर तथा मादा में पक्षपात करती है। बिल्कुल, ये मैंने बताया आपको कि नर में अलग होता है, मादा में अलग प्रकार का प्रभाव होता है। और इस तरह से जो है वो 3 सत्य हो गए और एक जो है वो कथन असत्य हो गया। तो यहाँ पे 22वें में आंसर जो है वो हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्न में से असत्य कूट छांटने हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है डीएनए तथा डीएनए से डीएनए का निर्माण जो है वो रेप्लिकेशन कहलाता है। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको पता है। डीएनए से आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये भी आपको पता है। आरएनए से प्रोटीन का निर्माण ट्रांसलेशन होता है, ये भी आपको पता है। और सेंट्रल डॉगमा सिद्धांत मॉर्गन ने दिया था, क्या दिया था? देखो, सेंट्रल डॉगमा सिद्धांत जो है वो दिया था क्रिक ने। ठीक है ना, सेंट्रल डॉगमा जो है वो किसने दिया था? क्रिक ने दिया था। और उसके अनुसार जो है वो डीएनए से डीएनए भी बन सकता है, डीएनए से आरएनए भी बन सकता है, आरएनए से वापस डीएनए भी बन सकता है, और उस आरएनए से जो है वो क्या बनता है? प्रोटीन। और यही जो है वो सेंट्रल डॉगमा सिद्धांत था। और सेंट्रल डॉगमा सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? क्रिक ने दिया था। तो ये हो जाएगा गलत, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। तो असत्य कूट के लिए देख लीजिए, आंसर जो है यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्न में से असत्य कथन जो है वो आपको छांटने हैं। आनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण वंशागति कहलाता है। क्या कहलाता है? यस, कहलाता है, बिल्कुल। ठीक है, हेरिटेबिलिटी को जो है वो अपन h स्क्वायर से जो है वो प्रदर्शित करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। तीसरा है जीन को आनुवंशिकी का भौतिक आधार जो है वो कहा जाता है। तो भाई, आनुवंशिकी की भौतिक इकाई, आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? जीन होती है, बिल्कुल सही है। आनुवंशिकी में सिर्फ मल्टीपल एलील का अध्ययन करते हैं, तो बिल्कुल नहीं भाई, आनुवंशिकी में तो इतनी चीजों का अध्ययन करते हैं कि तुम जो है वो पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। सिर्फ मल्टीपल एलील का अध्ययन नहीं करते, तो यहाँ पर आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर 24वें में जो है वो आंसर डी हो जाएगा। थोड़ा फटाफट चलेंगे, है ना, कारण ये है क्योंकि 80 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मैं फास्ट करवाऊंगा अभी। ठीक है, धीरे धीरे नहीं चलेंगे, 80 क्वेश्चन है तो 40-40 के 2 लेक्चर्स ले लेते हैं। दोनों लेक्चर्स में जो है वो आपको खत्म कर दूंगा। ठीक है, मल्टीपल एलील का उदाहरण होता है, देखो मल्टीपल एलील में ए बी ओ बिल्कुल है। ठीक है, गाय का बॉडी कोट कलर और कुत्ते का बॉडी कोट कलर, ये जो है ये दोनों जो होते हैं, गाय का बॉडी कोट कलर, ये सह प्रभाविता के उदाहरण होते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है वो सह प्रभाविता के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आंसर क्या हो जाएगा? रक्त समूह। इसके अलावा जो है वो ड्रोसोफिला और खरगोश में जो है त्वचा का रंग। ठीक है, ये जो है इनके एग्जाम्पल होते हैं मल्टीपल एलिलिज्म के। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर जो है वो सिर्फ हो जाएगा ए। 26वां क्वेश्चन, एक ही लोकस पर जीन का वह जोड़ा जिसमें दोनों जीन एक दूसरे के विकल्प होते हैं। ये आपको बताया हुआ है कि जीन का एकांतरित स्वरूप जो है वो अपन कहते हैं किसको? एलील को। जीन का एकांतरित स्वरूप जो है वो किसे कहा जाता है? एलील को। युग्म विकल्पी को जो है वो कहा जाता है। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना, तो 26 का आंसर हो जाएगा बी। 27वां देखिए, डीएनए के बारे में जो है वो असत्य कथन में से छांटना है। डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या कहलाता है? क्या? तो ये तो बिल्कुल सही है, सत्य हो गया है। तो क्या इसकी खोज फेडरिक मिश्र ने की थी? बिल्कुल सही है, ये भी सही बोल रहा है। तीसरा है ग्वानिन तथा साइटोसिन, जी और सी के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं, बिल्कुल सही है। एक और टी के बीच में होते हैं 2 बॉन्ड, और जी और सी के बीच में होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, बिल्कुल सही है ये तो। डी है कि डीएनए का संश्लेषण 3 से 5 दिशा में होता है। क्या? ध्यान रखना, हमेशा डीएनए का रेप्लिकेशन हो चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो, हमेशा जो है वो कौन सी दिशा में होता है? 5 से 3 दिशा में होता है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 से 5 दिया हुआ था, जबकि दिशा जो होती है वो क्या होती है? 5 से 3 दिशा होती है। तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चारगॉफ का नियम फटाफट से देखेंगे अपन। चारगॉफ के नियम से संबंधित असत्य कथन है। तो चारगॉफ के नियम के अनुसार प्यूरिन तथा पिरामिडिन जो होता है दोनों बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है ये। चारगॉफ का नियम का पालन डीएनए करता है, बिल्कुल सही है भाई ये। इसके बाद में
चारगॉफ के नियम का पालन आरएनए करता है? नहीं करता। ध्यान रखना, आरएनए कभी भी चारगॉफ के नियम का आरएनए पालन नहीं करता। ध्यान रखना, आरएनए पालन नहीं करता। चारगॉफ के नियम का आरएनए कभी भी पालन नहीं करता। अगली चीज, ठीक है ना, प्यूरिन और पिरामिडिन का मतलब A प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी होगा। हमेशा याद रखना, जितना A होंगे उतना ही T होगा, जितना G होंगे उतना ही C होगा। ये भी याद रखना। चारगॉफ के नियम जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस बार जो है वो क्वेश्चन आ भी सकता है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, देखो दो सत्य बता रहा है और असत्य कौन सा है, ठीक है, तो असत्य सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर यहाँ पर सी जाएगा क्योंकि उपरोक्त सभी तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी असत्य, यानी कि ये गलत हो जाएगा। तो ये तीनों जो है उनमें से असत्य जो है वो कौन सा है, सी है। डीएनए से संबंधित असत्य कथन जो है वो छांटने हैं। डीएनए के दो हेलिक्स के बीच 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, पहला कथन, ठीक है। दूसरा है डीएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के मध्य 3.4 एंगस्ट्रॉम की लंबाई होती है, ठीक है। डीएनए के एक हेलिक्स से दूसरे हेलिक्स के बीच में जो है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। नाइट्रोजन सार को डीएनए की रीढ़ कहा जाता है। तो ध्यान रखना, डीएनए की जो रीढ़ होती है यानी बैकबोन जो होती है, रीढ़ जो होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, डीएनए की रीढ़ जो होती है वो होती है एक तो शर्करा और एक फॉस्फेट। ये दोनों मिलाकर के जो है वो क्या बनाते हैं, रीढ़ बनाते हैं। जबकि अगर अपन बात करें डीएनए की सीढ़ियां, ठीक है ना, तो सीढ़ियां जो होती है डीएनए की, ये मैंने बताया हुआ है 2-4 बार आपको, ये बनाते हैं नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है। तो ये यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर जो है ये वाला गलत हो गया वैसे, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज की गलती अगर तुमने नोट की हो तो एक चीज की और गलती दी हुई है, वो है कि डीएनए के दो हेलिक्स के बीच में 10 न्यूक्लियोटाइड नहीं होकर के कितने होते हैं, 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। तो वैसे तो इसका आंसर जो है वो 10 जोड़ी होता, तब यहाँ पर आंसर जो है वो असत्य में क्या हो जाता, डी हो जाता, ठीक है। तो ये याद रखना छोटी छोटी चीजें। और इसी रीजन से मैं बोलता हूँ कई बार अगर आपको ये पेपर में कुछ गलती दिखती है, ठीक है, तो ये जब ऐप में जाता है तो इसके आंसर ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है ना। जब टेस्ट पेपर ऐप में जाता है, जब ऐप में अपलोड करते हैं तो गलती से इसके आंसर ऊपर नीचे हो जाते हैं, उस वजह से आपको वहां पर गलत दिखाई देते होंगे, ठीक है। बाकी जैसे ही मैं आपके सॉल्यूशन कराऊंगा, मैं आपके सारे सॉल्यूशन जो है वो अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है ना। जो भी आपको टेस्ट पेपर में बाई चांस आपको गलती लगती है, चाहे आपको कोई दिक्कत आती है, आप जो है वो सारी चीजों का सॉल्यूशन जो है वो मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से डीएनए में कौन सी शर्करा जो है वो पाई जाती है? बिल्कुल बकवास सा क्वेश्चन है। राइबोज आरएनए में होती है और डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होती है। इसमें कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं है, तो बड़ा आसान है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डीऑक्सीराइबोज होती है डीएनए में, ठीक है ना। इसके बाद में निम्नलिखित में से डीएनए संगनित रूप में किसमें पाया जाता है? तो ध्यान रखना, जब आप देखते हो इस टाइप की स्ट्रक्चर, जब आप इस टाइप की स्ट्रक्चर देखते हो तब इसमें क्या होता है, गुणसूत्र में जो है वो इस तरह से जो है वो डीएनए संगनित रूप से जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो गुणसूत्र जो होते हैं उसमें जो है वो डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो संगनित रूप से पाए जाते हैं। तो 31 से का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां, एमआरएनए पर पाया जाने वाला 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का समूह। ध्यान रखना, ये एमआरएनए होता है, इस तरह से जो है ये 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का समूह पाया जाता है, एयूजी जीयूजी, ठीक है ना। तो इन तीनों को जो है वो कहा जाता है कोडॉन। एक साथ मिलकर के इसको क्या कहते हैं, कोडॉन। हिंदी में इसको कहा जाता है आनुवांशिक कूट, ठीक है ना। तो याद रखना, आनुवांशिक कूट या कोडॉन जो होते हैं वो किस पर पाए जाते हैं, एमआरएनए पर, जबकि एंटी कोडॉन जो होते हैं ये टीआरएनए पर पाए जाते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोडॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो बी, कोडॉन जो होते हैं वो एमआरएनए पर होते हैं, जबकि एंटी कोडॉन टीआरएनए पे होते हैं। जिसने मेरी क्लास ले रखी है, ठीक है ना, उसको तो पता होगा कोडॉन एंटी कोडॉन क्या होता है। जिन्होंने नहीं ले रखी है वो सिर्फ डायरेक्ट याद कर लो कि कोडॉन जो होता है वो तो एमआरएनए पर होते हैं और उनको पढ़ने वाला जो होता है वो टीआरएनए होता है और टीआरएनए के पास में होते हैं एंटीकोडॉन, ठीक है। इसके बाद में देखिए, निम्न में से असत्य कथन आपको जो है वो छांटना है। एक झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से होते हैं, गोल्जी का तथा अंतःप्रदेश जाली का, बिल्कुल सही है, ये तो मैंने बता रखा है आपको। द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग में केंद्रक होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये भी सही है।
द्विझिल्ली युक्त रहित कोशिकांग में तारककाय और राइबोसोम होता है, ये भी सही है, ये तो तीनों सही हो गए। इसका मतलब चौथा गलत है। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी जो है वो दी थी स्लाइडेन एंड स्वान ने, और इसने लिख रखा है सिंगर तथा निकोलसन ने कोशिका की फ्लूइड मोजेक थ्योरी यानी कि तरल मोजेक सिद्धांत जो है वो दिया था किसने? सिंगर एंड निकोलसन ने, एस.एन. निकोलसन। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिका सिद्धांत जो है वो दिया था स्लाइडेन एंड स्वान, तो बिल्कुल ये हो गया गलत, आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, 34वां क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन जो है वो छाटने हैं फिर से। क्या अंतःप्रदेश जालिका को कोशिका का अंतःकंकाल कहते हैं? बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिकारक कहते हैं? बिल्कुल सही है। गोल्जी काय को जो है वो कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं? ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और लाइसोसोम जो है उसे कोशिका का, ये कुछ था आगे, ठीक है, वो नहीं आ पाया था। ठीक है, इसमें शायद कोशिका की इकाई ऐसा कुछ था, तो क्या कोशिका की इकाई जो है वो लाइसोसोम को कहा जाता है? तो ऑफ कोर्स तुम्हें ऊपर वाले तीन जो है वो सही दिख गए, तो इसमें ज्यादा कुछ देखना नहीं था। चौथा ऑप्शन तो वैसे ही मत देखो कि असत्य पूछा है, तो चौथा ही होगा कि तीनों जो है वो आपके सही है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। तरल मोजेक मॉडल के अनुसार तरल तथा मोजेक जो होता है वो क्या क्या होते हैं? तो ध्यान रखना, इस तरह से जो है वो लिपिड जो है वो दो परतों के रूप में होता है, तो ध्यान रखना लिपिड बाइलेयर होती है, और लिपिड बाइलेयर जो होती है वो एक प्रकार का तरल होता है, और इन तरल के बीच में जो है वो प्रोटीन जो होते हैं वो इस तरह से बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये प्रोटीन जो है वो बिखरे हुए रहते हैं, तो याद रखना यहाँ पर लिपिड बाइलेयर में जो है वो प्रोटीन जो होते हैं वो बिखरे हुए रहते हैं, तो याद रखना फॉस्फोलिपिड तथा प्रोटीन, तरल तो होता है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन जो होता है वो क्या होते हैं? मोजेक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 35वें का ए। बहुरूपी कोशिकांग, ध्यान रखना, बरूपिया, बरूपिया कौन होता है? पॉलीमॉर्फिक, जिसको अपन कहते हैं कोशिका का बहुरूपिया कोशिकांग, जो कि अलग अलग प्रकार के आकार ले सकता है। ऐसा कौन सा कोशिकांग होता है जो कि अलग अलग प्रकार के आकार ले सकता है? आंसर हो जाएगा हमेशा सी। बहुरूपी कोशिकांग जो है वो लाइसोसोम होता है। ठीक है, एक चीज और, आपको यदि पूछा जाता है कि टॉक्सिक मटेरियल को डिग्रेडेशन करना, अपघटन करना, तो उसका आंसर जाएगा लाइसोसोम। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है कि डिटॉक्सिफिकेशन, निराविषीकरण करना, तो उसका आंसर जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना, ये एक जो है वो क्वेश्चन जो है किसी ने पूछा था, इसमें भी आया था, तो उसमें ध्यान रखना डिग्रेडेशन जो होता है वो लाइसोसोम करता है, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन, निराविषीकरण अंतःप्रजावी जालिका करता है। क्लियर? निम्नलिखित में से किस प्रकार का विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है? ध्यान रखना, कायिक कोशिकाओं में सिर्फ और सिर्फ कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें 2n जो होती है कोशिकाएं वो वापस से जो है वो कौन से प्रकार की कोशिकाएं बनाती है रे? 2n ही बनाती है। इस प्रकार के विभाजन को अपन क्या कहते रे? समसूत्री विभाजन कहते। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 37वें का सी। अगला देखिए, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन जो है वो दिया है इसने, क्या दिया है? अच्छा, दो क्वेश्चन एक साथ हो गए इसमें, कोई बात नहीं। तो आपको पता है प्रोफेज जो होता है उसमें क्या होता है? साइलेंट ही करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि प्रोफेज जो होता है उसमें क्या गुणसूत्र वापस ध्रुव पर पहुंच जाते हैं? क्या अर्ध गुणसूत्र अलग होते हैं? क्या क्रोमेटिन पदार्थ का संगनन होता है? ठीक है, तो बिल्कुल आपको पता है कि फर्स्ट का तो हो जाएगा 3, क्रोमेटिन संगठित होकर के जो है वो क्या बना देते हैं? गुणसूत्र बना देते हैं। दूसरा है मेटाफेज, मेटाफेज में मध्य पट्टिका में आ जाता है, दिमाग खराब करना ही नहीं है, आंसर हो जाएगा इसका 4। तो फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का फोर्थ, ये देखो ये हो रहा है, देखो ठीक है ना, ये दो से ही हो जाएगा। तीसरा देखो एनाफेज, एनाफेज में क्या हो जाता है? अर्ध गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, तो सी का हो जाएगा सेकंड, ये हो गया सी का सेकंड, और ऑफ कोर्स डी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। इस हिसाब से आंसर जो है वो आपका आ जाएगा बी। तो 38वें का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 39वां समसूत्र विभाजन की वह अवस्था जिसमें गुणसूत्र एकदम साफ या स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो ध्यान रखना
चाहे स्पष्ट दिखाई देने का बोले, चाहे आपको आकृति का सर्वश्रेष्ठ अध्ययन, सॉरी आकृति नहीं, ठीक है, आकृति तो फिर अलग हो जाता है, चाहे आपको आकार का सही अध्ययन, एनाटॉमी का अध्ययन बोले, ठीक है ना, या फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है तो आंसर आपका क्या जाएगा, मेटाफेज जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, केंद्रक का विभाजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन क्या कहलाता है, तो केंद्रक वर्ड तो होता है कैरियो, और साइटो वर्ड जो होता है वो होता है किसके लिए, कोशिका द्रव्य के लिए। तो एक तो हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस, दूसरा हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। आंसर मेरे को सिंपल सा ए दिख रहा है, इसके अलावा कोई दिख नहीं रहा। रेक्सिस होगा नहीं, यहाँ पे विभाजन के लिए जो है वो अपन काइनेसिस वर्ड यूज में लेते हैं। अगला देखिए, अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज फर्स्ट की प्रथम अवस्था है। तो देखो, प्रोफेज फर्स्ट जो होता है इसकी टोटल जो है वो कितनी अवस्थाएं होती है, 5, ठीक है ना, एल जेड पी डी और डी, ठीक है ना। एक मेरे प्रिय मित्र है, ठीक है, उनके नाम से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है कि लक्ष्मण जी पूछे डीडी सर से, ठीक है ना। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, एल जेड पी डी डी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इसमें बुके फेज होती है, इसमें टेट्राड बन जाते हैं, सिनेप्सिस इसमें होता है, क्रॉसिंग ओवर पी में होता है, डिप्लोटीन में कायस्मेटा बनता है, और अंत जो है वो इसका कहाँ होता है, डाइकाइनेसिस में। पहला फेज पूछा है तो लेप्टोटीन क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट हो जाएगा। तो 41 का आंसर जो है वो हो जाएगा आपके सी। अगला देखिए, अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज फर्स्ट की किस अवस्था में समजात गुणसूत्र के मध्य जीन विनिमय तथा पुनः संयोजन की घटना पाई जाती है। अभी क्या बताया मैंने, जीन विनिमय जो होता है वो कहाँ होता है, पैकाइटीन, याद रखना। इसमें तो क्या बनता है, बुके स्टेज, गुलदस्ता अवस्था, ठीक है। जेड में जो है वो आपको टेट्राड बनेगा, बाइवेलेंट बनेगा और सिनेप्सिस होगा, ठीक है। जो क्रॉसिंग ओवर होगा, जीन विनिमय होगा, वो कहाँ हो जाएगा आपके, जीन विनिमय जो होगा वो हो जाएगा पैकाइटीन में। जो डिप्लोटीन होता है, डिप्लोटीन जो होता है उसमें क्या होता है भाई, तो डिप्लोटीन जो होता है उसमें काइस्मेटा बनने लग जाते हैं, और सभी का टर्मिनलाइजेशन, यानी कि सभी जो है वो टर्मिनलाइज यानी कि जो खत्म हो जाना, ये सब चीजें कहाँ होती है, डाइकाइनेसिस में। तो आंसर यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो हमेशा कहाँ होता है, पैकाइटीन, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, बस देखते रहो फटाफट से। समसूत्री विभाजन के बारे में सत्य कथन, सॉरी असत्य कथन बताइए। दो क्रमागत विभाजन के बीच की अवस्था को इंटरफेस कहते हैं। बिल्कुल सही है भाई, ये इंटरफेस दो के बीच में होती है, बिल्कुल सही है। एनाफेज में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है, बिल्कुल सही है। मेटाफेज में गुणसूत्र मध्य रेखा में व्यवस्थित हो जाते हैं, तीनों ही सही है। तो इसका मतलब इनमें से कोई भी जो है वो असत्य नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था की उप अवस्थाओं के बारे में असत्य बताना है, अभी बता रखा है, खुद बताओ मुझे। क्या लेप्टोटीन गुलदस्ता अवस्था होती है, सही है। क्या जाइगोटीन में गुणसूत्र सर्वाधिक लंबे होते हैं, तो ध्यान रखना गुणसूत्र सर्वाधिक लंबे तब होंगे जब वो गुलदस्ता अवस्था होती है। तो ध्यान रखना सर्वाधिक लंबे जो होते हैं गुणसूत्र, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना कि गुणसूत्र सर्वाधिक लंबे किसमें दिखाई देते रे, लेप्टोटीन में। ध्यान रखना लेप्टोटीन में रे सबसे ज्यादा लंबे गुणसूत्र दिखाई देते रे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा गलत। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, बिल्कुल सही। डिप्लोटीन में काइस्मेटा बनता है, बिल्कुल सही। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, जो कि असत्य है, ठीक है। 44वां भी हो गया। अगला अपन देख लेते हैं 45वां क्वेश्चन। दो अर्धसूत्री विभाजन, ध्यान रखना, दो यदि समसूत्री विभाजन हो तो उनके बीच की अवस्था को तो कहते हैं इंटरफेस। लेकिन रे क्या, एक तो अर्धसूत्री फर्स्ट और यदि अर्धसूत्री सेकंड, इन दोनों के बीच की जो अवस्था होती है उसको इंटरफेज नहीं कहेंगे, उनको कहते हैं इंटर काइनेसिस। तो बताओ क्या फर्क है इंटरफेज में और इंटरकाइनेसिस में। इंटरफेज की जो है वो तीन अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी रे, एक तो होती है इसकी G1, दूसरी S और तीसरी Z2। लेकिन इंटरकाइनेसिस की केवल दो अवस्था होती है, एक तो Z1 और दूसरा Z2।
ध्यान रखना इंटरकाइनेसिस में एस अवस्था, अरे बोलो एस अवस्था नहीं होती, ध्यान रखना एस अवस्था जो है वो इंटरकाइनेसिस में नहीं होती। आंसर 45 का बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो 46वां द्विसंकर संकरण के बारे में असत्य, बड़ा फर्जी क्वेश्चन है। फिनोटाइप अनुपात होता है 9:3:1, बिल्कुल सही। जीनोटाइप 12:24, 12:12:1, बिल्कुल सही। इस संकरण में दो जोड़ी लक्षणों का एक वंशागति का अध्ययन करते हैं, सही है। असत्य कौन सा है? कोई नहीं, डी आंसर हो जाएगा, खत्म। ये तो बड़ा फर्जी क्वेश्चन है। मेंडल के किस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते रहे? तो युग्मकों की शुद्धता का नियम जो है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है पृथक्करण के नियम को, जिसमें जिसके अनुसार चाहे दो जोड़े एक साथ में हो, वो हमेशा जब एक घर से निकलते हैं तो वो दोनों हमेशा अलग अलग होके निकलते रहे, और यही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, 48वां देखो F1 संतति का क्रॉस अप्रभावी पैतृक से यदि करवाया जाता है तो ध्यान रखना F1 का क्रॉस यदि माता पिता में से किसी से करवाओ तो आंसर होगा आउट क्रॉस। यदि F1 का प्रभावी से करवाया, अरे 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 सॉरी सॉरी, यदि माता पिता में से किसी से करवाओ तो बैक है, यदि प्रभावी से करवाया तो वो आउट क्रॉस है। और यदि F1 का अप्रभावी से करवाया है, जिसके क्वेश्चन आपके ऑलरेडी आया हुआ है, उसको कहते हैं अपन परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस। ध्यान रखना टेस्ट क्रॉस में जीनोटाइप और फिनोटाइप 1:1 ही होता है। 48वें का आंसर अप्रभावी से करवाया क्या हो जाएगा? टेस्ट क्रॉस, आंसर हो जाएगा बी। 49वां भेड़ में सफेद रंग क्या है? यदि प्रभावी है, चलो सफेद ये ले लो, डब्लू डब्लू प्रभावी ले लिया। काले के साथ में क्रॉस करवा देते हैं, करवाओ भाई काड़ा के साथ क्रॉस। ले भाई काड़िया थारे हाथे करवा दियो क्रॉस, ले भाई काड़िया थारे हाथे करवा दियो क्रॉस, कालियर हाथे करवायो भाई क्रॉस। ठीक है, F2PD में काले भेड़ जो होंगे वो कितने होंगे? चलो भाई, तो F1PD तो तुम्हें पता है, F1PD तो कैपिटल W स्मॉल w पूरे के पूरे कैसे होंगे? सफेद। और तुम्हें पता है F1 जो है उसका जब अपन क्रॉस करवाते हैं तो W का W और ये 100 परागण होता है इसके बीच में, यानी कि इनमें क्या हो जाएगा? सेल्फ क्रॉस होगा। और सेल्फ क्रॉस में जो है वो रेशियो आता है 1:2:1, जिसमें से डब्लू डब्लू होता है 1, डब्लू स्मॉल डब्लू होता है 2 और स्मॉल डब्लू यानी कालिया कालिया केवल जो है वो एक ही अनुपात मिलता है। तो 4 में से कितनी भेड़ें जो है वो काली मिलेगी? केवल और केवल। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ध्यान रखना कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो तुम्हें नहीं समझ में आता है, आप सीधे सीधे जो है वो 7877445621 पर जो है वो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी जानकारी के लिए जो है वो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, रात में मैं इसके मैसेज देखता हूँ, दिन में जो है वो आपको मेरी टीम में से कोई ना कोई जो है वो इसका एक ही मैसेज है वो आपको रिप्लाई जरूर दे देगा। अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको जब भी रात में जो है वो उसके मैसेज जब मैं चेक करता हूँ तो उसमें से दे देता हूँ। ठीक है, आंसर देखिए, असत्य कूट जो है वो छाटिए। युग्मकों की संख्या 2 की घात n क्या होता है? बिल्कुल सही। 3 की घात n फिनोटाइप के प्रकार, बिल्कुल सही। युग्मनज की संख्या 4 की घात n, ये मैंने बता चुका हूँ, तीनों सही है। और लक्षण प्रारूप की संख्या का सूत्र होता है 2 की घात n, तो यहाँ पे गलत है, आंसर हो जाएगा इसका डी। ये बहुत बता चुका हूँ, और इससे क्वेश्चन आया तो तुम जो है जो मेरे से पढ़े हुए वो 100% फोड़ देंगे। चलिए भाई मेंडल जी भाई साहब के बारे में जानते हैं। मेंडल जी भाई साहब ने जो है वो मटर के पौधे पर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कब किया था? तो उन्होंने 1856-57 में जो है वो प्रयोग स्टार्ट किया था, और 1863 तक जो है लगभग 7 वर्ष तक जो है वो अपने प्रयोग करते रहे थे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर जो है वो हो जाएगा ये। अगर आपसे पूछा जाता है मेंडल के प्रयोगों का प्रकाशन, प्रकाशन ध्यान रखना 65 में, यानी कि 1865 में उनका प्रकाशन हुआ। 1822 में जन्म और 84 में जो है वो उनका देहांत हो गया। जो रीमेंडलिज्म की शुरुआत थी
वो उनकी मृत्यु के 16 साल बाद सन 1900 में की गई थी। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का कारण क्या है? तो भैया ऐसा है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस तब होता है जब RH पॉजिटिव वाले पप्पा जो है वो RH नेगेटिव वाली मम्मा के साथ मिलकर के RH पॉजिटिव वाला बच्चा पैदा करते हैं। तो उस केस में याद रखना इनकम्पैटिबिलिटी होती है, और वो इनकम्पैटिबिलिटी असंयोजनता जो है वो RH इनकम्पैटिबिलिटी कहलाई जाती है। आंसर हो जाएगा 52वें का ए। टर्नर सिंड्रोम, ये भी याद रखना। एक तो देख लो भाइयों क्या, कि एक तो क्लाइनफेल्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। एक आपके पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये भी तीनों इंपोर्टेंट है, ठीक है। एक आपके टर्नर सिंड्रोम इंपोर्टेंट है, सुपर मेल सुपर फीमेल पढ़ लेना, क्राइडू कैट सिंड्रोम पढ़ लेना, इनमें से क्वेश्चंस आपको पूछे आते हैं। तो एक्स वाई वाई ये होता है सुपर मेल, ठीक है। इसके बाद में ट्रिप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स होती है सुपर डुपर फीमेल, ठीक है ना। और एक्स एक्स वाई ये कौन होता है भाई? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। और 44+XO इनमें जो है ये जो होता है वो होता है टर्नर सिंड्रोम। याद रखना इस प्रकार के गुणसूत्र, जिसमें गुणसूत्र की संख्या इसमें देखो 47 या फिर 45 हो गई है, ये सारे के सारे जो होते हैं ये बांझ होते हैं, ये टाबर टुकड़ पैदा नहीं कर सकते, टाबर पैदा नहीं कर सकते, टुकड़ तो खा ही लेंगे, ठीक है ना। तो 53वें का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? यदि दो जीनों के बीच की दूरी जो है वो 45 सेंटीमीटर है तो लिंकेज कितने % होगा? तो याद रखना हमेशा दो जीनों के मध्य, हमेशा दो जीनों के मध्य सहलग्नता जो है वो 50% तो होती ही है। मिनिमम कितनी होती है? 50%। और जीन विनिमय भी जो होता है वो 50% ही होता है। जब अपन कहते हैं जीन जो है वो विनिमय हो रहे हैं, अगली पीढ़ी में जा रहे हैं, तो 50% जाते हैं, 50% हमेशा रहते हैं, ठीक है ना। जैसे माता पिता है, ठीक है, तो माता पिता वैसे एक माता में से 50% जाएंगे, दूसरे पिता में से 50 जाएंगे, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब जो है वो सिंपल सा क्या हो गया कि 50-50% कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अगली पीढ़ी में जाते हैं। अगर सेंटी मॉर्गन जो है वो दूरी बता रखी है, तो याद रखना ये दूरी जितनी ज्यादा कम होती रहेगी उतना ही ज्यादा जो है वो क्या होता रहेगा? सहलग्नता बढ़ेगी। तो 50% तो है ही है। इसके बाद में जब यह 35 है तो याद रखना इसका एक सीधा सा फॉर्मूला जो है वो क्या होता है कि सहलग्नता इज इक्वल टू 50 प्लस 50 माइनस जीनों के मध्य की दूरी, ठीक है। अगर आपको सहलग्नता का परसेंटेज पूछा था 50 तो हमेशा होगा ही, प्लस 50 में से जीनों के मध्य की दूरी 35 घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 15। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 65%। तो यहाँ पे सिंपल सा याद रखना लिंकेज कितना हो जाता है? 65% हो जाता है। मधुमक्खी लार्वा को क्वीन मधुमक्खी में परिवर्तित करने के लिए ध्यान रखना एक अलग सी जेली होती है जिसको अपन क्या कहते हैं? रॉयल जेली। इन ब्रीडिंग से ध्यान रखना, इन ब्रीडिंग से समयुग्मनस्ता बढ़ती है, आउट ब्रीडिंग से विषमयुग्मनस्ता बढ़ती है, असत्य छाटना है। इन ब्रीडिंग से क्या हाइब्रिड विगर प्राप्त होते हैं? तो ध्यान रखना जो हाइब्रिड विगर है जिनको अपन बोलते हैं संकर औस, ठीक है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? हाइब्रिड विगर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हाइब्रिड विगर जो होते हैं, ये संकर औज जो होते हैं, ये हमेशा जितना ज्यादा अच्छा आउट ब्रीडिंग होगी तब बनते हैं, ठीक है। तो आउट ब्रीडिंग से बनते हैं ये संकर औज। तो यहाँ पर आंसर जो है वो बिल्कुल असत्य कौन सा हो जाएगा? सी। और मुर्गी के नस्ल सुधार में लाइन ब्रीडिंग काम में लेते हैं, ये सही आंसर, ये सही कथन है। तो आंसर यहाँ पर जो है वो सी हो जाएगा।
अगला देखिए, चयन जो है उससे संबंधित सत्य कूट छाटते हैं, तो टेंडम सिलेक्शन में एक ही समय पर एक लक्षण का अध्ययन किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। फिर स्वतंत्र छंटनी में एक समय पर एक से अधिक लक्षणों का अध्ययन कर सकते हैं, ये भी सही। कुल स्कोर कार्ड में क्या है कि एक साथ कई लक्षणों का जो है वो अध्ययन किया जाता है, ये भी सही है, तीनों ही सही है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, उपरोक्त सभी। अगला देखिए, पशु चयन की प्रक्रिया में सबसे अच्छी विधि, ध्यान रखना जब अपन चयन करते हैं तो देखो भाई, एक तो होता है पहली बार में एक ही लक्षण से चयन, वो होता है सबसे खराब। यदि एक ही लक्षण के आधार पर चयन किया जाता है तो है सबसे खराब। पहली नजर का प्यार बाद में जाके दुख देता है, ध्यान रखना। और सोच समझ के सारे लक्षणों का देख करके और इसके बाद में अंत में जो तुम्हारा चयन होता है वो सबसे अच्छी विधि है ना। तो ध्यान रखना, सबसे अच्छी विधि जो होती है वो कौन सा होता है, स्कोर कार्ड मेथड। और टेंडम सिलेक्शन जो होता है वो सबसे खराब है, इसलिए सबसे अच्छा स्कोर कार्ड, सबसे खराब टेंडम, और एक लक्षणों वाला भी सबसे खराब है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। निम्नलिखित में से असत्य कूट छाटिए। गाय और भैंस दुग्ध उत्पादन करती है, बिल्कुल सही। भेड़ से ऊन तथा मांस उत्पादन होता है, बिल्कुल सही। सुअर क्या दुग्ध उत्पादन करता है, नहीं रे, उसको मांस उत्पादन के लिए, और ऊंट को मुख्यतया परिवहन और कुछ जगह पर मांस उत्पादन के लिए भी रखा जाता है, तो ये सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं, भैंस का पानी या कीचड़ में लेटना क्या कहलाता है। तो बेलोइंग और म्यूइंग, ये जो होते हैं, ये जो साउंड होती है गाय की, ठीक है, जो साउंड की जो होती है उसके लिए बेलोइंग एंड मूइंग यूज लेते हैं। याद रखना, मूइंग और एक होता है म्यूइंग, दोनों अलग अलग है। म्यूइंग जो होती है वो बिल्ली के लिए, और मूइंग जो होती है ये दोनों जो है वो गाय भैंस के लिए है। ठीक है, ये गाय भैंस की साउंड है। ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है कि आप जो है वो अपने पशु की सफाई जब आप करते हो तो उसको ग्रूमिंग बोलते हैं। और वेलोइंग का मतलब क्या होता है, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भैंस जो होती है वो क्या करती है, पानी में लेटती है, लोटती है। भैंस का पानी में लोटना, ठीक है ना, ये जो होता है इसको अपन कहते हैं वेलोइंग, आंसर हो जाएगा डी। तो 60वें का आंसर हो जाएगा डी। और इस तरह से आपके जो है वो एक पोर्शन जो है मैंने करवा दिया, दूसरा पोर्शन आपको कल मिल जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, किसी भी तरह के डाउट के लिए या फिर मॉक टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट पेपर या एमसीक्यू बुक, इनमें से किसी भी चीज अगर आपको लेनी हो, आप जो है वो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको सारी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। कोई क्वेश्चंस वगैरह अगर आपको भेजने हैं, ठीक है, कोई डाउट है अगर आपको, तो ये भी इस पर भेज दीजिए। और लगभग 7 मई तक जो है मैं आपको, जिन्होंने बुक ले रखी है उनमें से कुछ मिस्टेक्स जो है उन सभी के आंसर्स मैं 7 मई तक तैयार कर लूँ, क्योंकि मैं फ्री हो गया। ठीक है, तो मैं अगर एक बार वापस से जो है उनको क्वेश्चंस को पढ़ लेता हूँ, और जो इस नंबर से जिन्होंने बुक करवा के लिए उनके तो जो है मैं डायरेक्ट भिजवा दूंगा। ठीक है, उनको तो ये पेपर भिजवा दूंगा। और 7 से 10 मई तक जो है मैं आपको जिन्होंने बुक ली है उसमें जो भी मिस्टेक्स है वो क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर के साथ में जो है आपको भिजवा दी जाएगी। ठीक है, बाकी सभी के लिए धन्यवाद। आप जो है वो लगातार वीडियोस को जो है वो इसी प्रकार से शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।